हेलो गाइस, वेलकम टू द कौशल आईएएस। आज हम लोग बीपीएससी का 69th जो एग्जामिनेशन हुआ था प्री एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमको पता चल जाए किस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट जो बीपीएससी होने वाला है प्री अभी 70 तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्री के पॉलिटी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 69th के बीपीएससी में जो पॉलिटी का क्वेश्चन जो आया था, एक्चुअली क्या हो गया ना, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है वो ऐसा हो गया कि बीपीएससी भी कोशिश कर रहा है यूपीएससी के तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट करने का। वो भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस चीज़ को क्लियरली नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको क्या है, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देखिए उसको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप आगे एग्जाम में जाकर बैठिए। तो पहला जो क्वेश्चन जो 69th बीपीएससी में आया था वो ये था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो इसका सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आस्क है कि कहां से हमारा डीपीएसपी को बोरो किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी जो लिखा गया वो कहां से बोरो किया गया था। इसका सिंपल आंसर है आंसर सी, दैट इज आयरलैंड। जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था 1937 में, ठीक है। वहां से डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया था। लेकिन आयरलैंड ने उसको कहां से बोरो किया था, वो स्पेन से बोरो किया था। मतलब पहले आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया, फिर हमने कहां से बोरो किया, आयरलैंड से बोरो किया। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप डीपीएससी के बारे में पढ़े होंगे तो यू विल हैव नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट। सिक्किम कब हमारा फुल फ्लेज स्टेट बनता है, बेसिकली हमारे इंडिया का, यूनियन ऑफ इंडिया का कब फुल फ्लेज स्टेट बनता है। उसको जानने से पहले थोड़ा सा सिक्किम के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 1950 में जो सिक्किम और इंडो एक ट्रीटी साइन होता है, इसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया था दैट बिकम द प्रोटेक्टोरेट ऑफ सिक्किम, कि वो प्रोटेक्ट करेगा सिक्किम को। आफ्टर दैट 1974 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है सिक्किम में, जिसमें जो वहाँ का जो पार्टी था दैट इज सिक्किम कांग्रेस पार्टी, वो जीत गया। जीतने के बाद आपने क्या देखें कि सिक्किम में आपने इलेक्शन करवाया। इलेक्शन में जीतने के बाद आपने क्या किया, एक मोनार्की काइंड ऑफ गवर्नमेंट रूल स्टार्ट कर दिया। जब इलेक्शन हुआ तो आपको क्या करना चाहिए था, एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्तेमाल फ्लो में लाना चाहिए था, इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक मोनार्की काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हुआ क्या, 1975 में एक रेफरेंडम कराया गया, ठीक है। एक रेफरेंडम कराया गया जिसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ के पब्लिक थे उनको पूछा गया कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। रेफरेंडम का हिंदी में मतलब होता है जनमत संग्रह। जब कोई चीज़ के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो उसको क्या करो, उसको आप पब्लिक को दे दो और पब्लिक विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। सो वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया जिसके अकॉर्डिंगली जो मेजोरिटी जो वोट था वो आया कि दे वर इन अ फेवर ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया, ठीक है। जब ये फेवर में आया वोट तो फिर क्या हुआ, 1975 में जो सिक्किम था वो इंडिया का पार्ट बन गया। कब बना, May 16 को। दैट इज वाई सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 16 May 1975। और क्वेश्चन कितना इजी था, इसका क्वेश्चन क्या था कि सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन व्हेन, सिंपल आंसर इसका क्या होगा, 1975, ठीक है। 1975 में इंडिया का वो स्टेट बना। और कौन सा स्टेट बना, 22nd स्टेट, ठीक है। ये सिंपल था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली हम लोगों को किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें से कुछ बिट्स दिए हुए 1 2 3 4, आपको देखना है कि क्या बिट सही है क्या गलत है, राइट। लेकिन क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर एक भी आपको पता चल जाए कि वो गलत है ना, तो आपका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं, पहला लिखा हुआ है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कि द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज अ 5 मेंबर बॉडी। कितना, 5 मेंबर बॉडी होना चाहिए, ठीक है।
which is headed by a incumbent Chief Justice of India CJI and comprises 4 other judge, 4 other senior most judge of the court at that time। मतलब कि कितने हो गए, ये 5 मेंबर होने चाहिए, इन्होंने बोल दिया, जिसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर जज, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 5 हो ही गए। मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। सेकंड बिट क्या है, द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम। कहीं पे भी पार्लियामेंट में हमने ये तो नहीं पढ़ा कि पार्लियामेंट लॉ से बेसिकली हमारा कॉलेजियम सिस्टम आया, तो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन 1 सही था, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। ओके, सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जब ये कॉलेजियम सिस्टम आया था उस समय बोला गया था कि जो भी जज सेलेक्ट किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली किए जाएंगे। दैट इज वाई ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्या है कि द कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1993 बाय द जस्टिस PN भगवती इन अ लैंडमार्क फर्स्ट जज केस। ओके, किस तरीके से कोशिश किया है बीपीएससी ने इसको कितना ज्यादा कंफ्यूज करने का। ध्यान से देखिएगा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था जस्टिस PN भगवती के द्वारा ही 1993 में ही किया गया था। मतलब यहां तक तो ऑप्शन जो था वो सही था, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक क्या था कि ये जो लैंडमार्क फर्स्ट जज जो केस था ये नहीं था, बिकॉज 1993 में सेकंड जज केस आया था, सेकंड जज केस आया था, और यहाँ पे फर्स्ट जज केस का बात किया, मतलब ईयर दे दिया सेकंड जज का और ऑप्शन में दे दिया फर्स्ट जज, तो ये तो दोनों मिक्स मैच हो गया, इसलिए ये सही नहीं है। एंड बिकॉज फर्स्ट जज जो केस था वो आया था 1982 में, दैट इज SN गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इस केस में बेसिकली आया था फर्स्ट जज केस। इस केस को ही फर्स्ट जज केस हम लोग बेसिकली मानते हैं। 1982 में था, 1993 में था सेकंड जज केस, एंड हेंस ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन 1 सही था, ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 3 सही, ऑप्शन 4 गलत। करना क्या है, क्वेश्चन का आस्क इज आर करेक्ट, कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 जो था वो सही था, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आपको एक भी बिट थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, समझ नहीं आता है, मतलब आपका आंसर आपके सामने नहीं आएगा। दैट इज वाई इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़े थोड़े चीज़ को ना वो लोग मिक्स मैच कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या क्या चीज 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। पहला पॉइंट क्या है, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन का आस्क क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। देखिए अभी क्या किया, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, करेक्ट कौन कौन सा है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, इनकरेक्ट कौन सा है। अभी आपको ये नहीं देखना है करेक्ट कौन सा है, आपको देखना है कि गलत क्या है। चारों बिट को पढ़ते हैं। इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये सही है। ठीक है, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत ही हमारा तीनों चीज को ऐड किया गया था। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ये गलत है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ऐसा नहीं था। नाउ थर्ड क्या है, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज आर्टिकल 39A, ये सही है। आर्टिकल 43A ये भी सही है, एंड आर्टिकल 47 ओके ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। नाउ एक चीज ध्यान रखना है बेसिकली कि ये जो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि क्या क्या इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज ये 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत ही जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ही ऐड किया गया था, लेकिन जो 47 आर्टिकल 47 था उसको नहीं किया गया था, बिकॉज ये जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का गांधीयन प्रिंसिपल माना जाता है इसको, जिसमें लिखा गया है कि दैट इज इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स इज दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो आता हमारा आर्टिकल 47 में, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, दारू पीना या फिर ड्रग्स यूज करना, दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 47, गांधीयन प्रिंसिपल है वो, लेकिन हमारा 42nd के अंतर्गत नहीं था वो, दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। आपको करना क्या है, ऑप्शन इनकरेक्ट खोजना है। मतलब ये गया बिकॉज दोनों में 1 1 1 है, सॉरी दोनों में 1 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लास्ट देखते हैं कि इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेंस विद द इलेक्शन कमीशन। ये ऑप्शन सही है,
टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट, यस ये ऑप्शन सही है। दैट इज भाई ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा सी, सी इज द राइट आंसर बिकॉज 2 and 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन चाहिए। बीपीएससी भी कोशिश कर रहा है किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं उसको कोप करने का, बिकॉज धीरे धीरे क्या कर रहा है ना, ये हार्ड कर रहा है चीजों को। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। दैट इज ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अब जब भी आप आर्टिकल याद करेंगे, जब भी आप पॉलिटिक पढ़ेंगे तो आपको कुछ आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। जैसे ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से। सो आपने याद किया होगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17। सो अगर अनटचेबिलिटी का बात किया जाए तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 17। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 17 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। Now the authority to determine the number of judge in a high court rest with which of the following entities। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही वो अथॉरिटी है कि वो समय समय पे जितना भी दरकार पड़े कि जज को क्या हाई कोर्ट में इंक्रीज करना या डिक्रीज करना तो वही कर सकते हैं, और किसी के पास भी ये पावर नहीं है कि कितने जज अपॉइंट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे वो डिसाइड करने का। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, द प्रेसिडेंट इज हैविंग दिस पावर। ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो डिसाइड कर सकते हैं। द फिफ्थ शेड्यूल, ये एक शेड्यूल से क्वेश्चन है कि फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप। यहां पे जो बात किया गया स्पेसिफिक ग्रुप का बात किया जा रहा है, ऑफ पीपल, पीपल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, वो एरिया को भी कवर करता है, या जो फिफ्थ शेड्यूल है वो एरिया को भी कवर करता है। देखते आगे। द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब। अगर पीपल का बात करें, जैसे क्वेश्चन में आस्क जो था वो क्या था, पीपल के बारे में, तो शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल्स होते हैं ना वो आते हैं कौन से शेड्यूल के अंदर, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अगर एरिया का बात होता तो फिर हम लोग वी कुड हैव वर्कड ऑन शेड्यूल एरिया, लेकिन यहाँ पे पीपल के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल है वो आएंगे फिफ्थ शेड्यूल में। सिंपल सा है। इन दिस आर्टिकल 244(1) सब क्लॉज 1 of the constitution, expression that is a scheduled area means such an area as the president may by order declare to be the scheduled area। सिंपल, यहाँ पे एरिया के बारे में ही बात किया गया है और पीपल के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन का आस्क था क्या, पीपल के बारे में, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि जो था उसके बारे में। तो अगर पीपल का देखा जाए यहाँ पे ग्रुप का, तो किस ग्रुप के बारे में बात होता है फिफ्थ शेड्यूल में, शेड्यूल कास्ट नहीं था, रीजनल माइनॉरिटीज नहीं था, शेड्यूल ट्राइब, द आंसर इज शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी। एसटी जो होते हैं ना वो आते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन सी। कुछ कुछ चीजें जो आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का बात होता है कहीं पे भी, हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो आपको सिंपल देखना है केशव नंदा भारती केस। यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है उसमें दिया हुआ है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एंड दिस इज द राइट आंसर बिकॉज इसी केस में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बात किया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर देखा जाए ऑप्शन नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस को अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो डी जो है वो क्या है, उसमें दिया हुआ बोथ ए एंड बी। अगर मान लीजिए ये सही कैसे होता, अगर ये दोनों में से कोई एक सही होता तो ये सही होता है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती, दिमाग में बिठा लेना है। नाउ, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। ओके, सो स्पीकर के पास कुछ पावर होता है, कुछ पावर होता है स्पीकर के पास कि वो
किसी भी मेंबर को अलाउ कर सकते कि वो अपने मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में बात कर सके। जैसे मान लीजिए कोई हमारे बिहार का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, सो वहाँ पे हमारे कुछ ऐसे हैं, मंत्री हैं, कुछ नेता हैं जो जिनको नहीं बात करने आता है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो विद द परमिशन ऑफ स्पीकर दे कैन स्पीक इन देयर ओन मदर टंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, कोई भी भावुक नहीं होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी है, तो दीज आर सम पर्सन हु इज स्पीकिंग इन देयर मदर टंग एक्चुअली। सो बेसिकली वो जो नहीं होता है, थोड़ा सा वो बिहारी वाला टोन को घुसा देते हैं करके, वो वाला चीज़ को बात किया जा रहा है। सो अगर नहीं होता है तो स्पीकर के पास पावर है वो कि आप देने का, आपको छूट, राइट कि आप कौन से लैंग्वेज में बोल सकते हो। दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 120 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत स्पीकर किसी भी आदमी को पावर दे सकते हैं कि वो अपने मदर टंग में बात करे, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोल के क्या फायदा होगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा वो मदर टंग दे दिया जाए। तो स्पीकर के पास पावर है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, आर्टिकल 120 सब क्लॉज 1। ना अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें क्या किया गया, यूपीएससी के तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया। इसमें 4 ऑप्शन अगर आपको क्लेरिफाई नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर करेक्टली, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉन्सिक्वेंस इन्वोक आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। बेसिकली हमारे कंट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सबको पता है कि प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी लगाने का पावर होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, फिर आता है आर्टिकल 356 और फिर आता है आर्टिकल 360, ठीक है। सो आर्टिकल 360 की बात हो रहा है यहाँ पे। हम लोग को देखना क्या है कि क्वेश्चन का आस्क क्या है। देखिएगा ध्यान से कि जब 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहा था, मैंने कभी नहीं बोला कि आपको देखना क्या क्वेश्चन का आस्क क्या है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बिट वाला क्वेश्चन, उसमें आपको पहले देखना है क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर खोजना है, करेक्ट आंसर। आपको गलत नहीं देखना है, इसमें करेक्ट वाला देखना है। इस चारों में से कौन सा सही है वो आपको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं बिट 1 क्या बोला है, द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस। जब आर्टिकल 360 लगा होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा होता है, उस समय प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, दैट द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज and allowances of all or any classes of employees servicing in the connection with the state affair। yes, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले हम, तो अभी कोरोना चल रहा था। कोरोना के टाइम में प्रेसिडेंट ने विद ऑर्डर, इमरजेंसी था, वो सिचुएशन खराब हो रही थी, तो उसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने जो एम्प्लॉयज़ थे उनका सैलरीज को घटा दिया था। कुछ दिन का सैलरी को क्या किया था, बोला था कि माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो पैसा जो बचेगा वो देश के में इस्तेमाल होगा। डेट इज बाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड देखा जाए अगर कि मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये गलत है। आपको खोजना क्या, आपको खोजना करेक्ट आंसर ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे नॉट लगा दिया। एक छोटे से वर्ड से आपका आंसर गलत हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, बिकॉज वहाँ पे जो आंसर जब आप लिखने, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो आपका प्रेशर इतना हाई होगा कि आपको छोटा छोटा चीज़ दिखेगा नहीं। दैट इज देखिए कितना अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है कि आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रहा है और आप पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हो, मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो पहले पूछना पड़ेगा ना। सो अगर प्रेसिडेंट कंसिडर करते हैं देन यू आर गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर बिल, और आप नहीं कर सकते। दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। आपको क्या खोजना था, करेक्ट खोजना था। अब देखते हैं ऑप्शन 2 जिसमें होगा तो गलत ही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 है मतलब ये आंसर गलत हो गया, यहाँ पे भी ऑप्शन 2 है मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव मतलब ऑप्शन 2 इसमें भी होगा, ये भी गलत हो गया। तो आपका बचा क्या, ऑप्शन ए, सिंपल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ओनली 1, 3 एंड 4। बड़ी चालाकी से हमने क्या देखा कि मैंने ऑप्शन 1 पढ़ा, ऑप्शन 2 पढ़ा। मेरे को देखना क्या था, पहले मुझे पता था कि करेक्ट आंसर खोजना है, तो जो गलत होगा उसको मैं इलिमिनेट कर दूंगा। जो गलत है मैंने इलिमिनेट कर दिया, बचा गया सिंपल एक आंसर, एंड वी गॉट दिस आंसर। सो इस तरीके से आपको क्रिटिकल थिंकिंग अनुसार आपको करना है। सो दिस वे द आई गेस लास्ट क्वेश्चन।
ये हमारे 69th बीपीएससी का सारा पॉलिटी का क्वेश्चन था। बस धीरे धीरे हम लोग करके और भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको इजी वे में पता चले कि किस तरीके से सोचना है आपको एग्जामिनेशन में और कैसे आप सही आंसर करना है कम समय में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर दिस।